पर्टिकुलर वीडियो में जो बायोडायवर्सिटी का एक्ट है 2002 का, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा कुछ एक मेंस का सवाल आया था, तो उसको टुवर्ड्स द एंड डिस्कस कर लेंगे। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट में सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 2002 में ये एक्ट आया था। और आप बायोडायवर्सिटी में ऐसे प्रीलिम्स में पढ़ते हो कि जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस था, तो अभी तक दो कन्वेंशन मेन है। एक आपका नगोया प्रोटोकॉल और दूसरा आपका कार्टेगेना प्रोटोकॉल। कार्टेगेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड था। नगोया प्रोटोकॉल जो रिलेटेड था वो था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट से। तो उसी नगोया प्रोटोकॉल को इन इफेक्ट आप कह लीजिए एक तरह से लीगल इफेक्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था। तो एक तरह से सीबीडी को और नगोया प्रोटोकॉल को लीगलाइज करने के लिए, लीगल इफेक्ट देने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था। अब इसमें प्रीलिम्स में अभी तक डायरेक्टली एक बार सवाल आया था लास्ट 10 ईयर में, और थोड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्ट है, तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो जो भी है मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और ये वाला जो अंडरलाइंड मटेरियल होगा, जो एक्ट होगा, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है। तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, तो उसको देख लेते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, पहले उसको मैंने इंडेक्स में हाईलाइट कर दिया है, तो आप सेक्शन देख सकते हैं। और सबसे पहले अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्शन का जो किसी भी एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को डिफाइन किया गया है, और दैट इज कि इट मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स देयर ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल एंड बाई प्रोडक्ट्स with actual or potential use but does not include human genetic material। तो human genetic material नहीं आता, लेकिन genetic material of plants, animals and माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है। एक बार एक केस गया था कि अब इस पर्टिकुलर एक्ट के एक सेक्शन है, सेक्शन 41(3). आप लोग पढ़े ही होंगे कि नेशनल लेवल पे एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे एसबीबी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और लोकल लेवल पे बीएमसीज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। तो वो बीएमसीज अपने लोकल टेरिटरी में अगर उनके बायोलॉजिकल रिसोर्स का कोई यूज करता है, तो वो कोई एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो उस कमीशन को चार्ज वर्ड यूज करते हैं कि कुछ शेयर मांग सकते हैं। जैसे आप अपने प्रॉफिट में जो भी कमाते हो, तो उसका शेयर लेट से 2%, 1% आप चार्ज कर सकते हो। तो उस बीएमसी के टेरिटरी में कोल प्रोड्यूस होता था, और इवन एक केस गया था कि क्या कोल को बायोलॉजिकल रिसोर्स माना जाएगा, क्योंकि कोल तो इनफैक्ट जेनेटिक मटेरियल से ही बना होता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कोल भी बायोलॉजिकल रिसोर्स होना चाहिए। तो जजमेंट जो आया था वो था कि हाँ, कोल भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है। तो ये एक्ट अगर देखेंगे तो काफी कम्प्रिहेंसिव एक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिसोर्स जो टर्म है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको डिफाइन किया गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तक को इंक्लूड किया गया है। वो अलग बात है कि मैक्सिमम बीएमसीज में उतनी एक्सपर्टीज या उतना टैलेंट नहीं होता है कि वो लोग एक्चुअली में चार्ज ले पाए, जो भी अगर बाहर की एंटिटी वहां के बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करती है। तो अब बायो सर्वे और बायो यूटिलाइजेशन भी डिफाइन किया गया है। अब नगोया प्रोटोकॉल में कहा क्या गया है, तो नगोया प्रोटोकॉल और सीबीडी में है क्या, बेसिकली वो लोग फोकस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो किसी भी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज, या किसी भी कम्युनिटी जिस टेरिटरी में रहती है वहां का किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को आप यूज करते हो, तो एक शेयर आपको उन कम्युनिटीज के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो आप बायोलॉजिकल रिसोर्स को बायो सर्वे या बायो यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज करोगे, या कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के पर्पस के लिए यूज करोगे, तो बायो सर्वे, बायो यूटिलाइजेशन और कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन को भी डिफाइन किया गया है। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट क्या होगा, तो सबसे पहले ये डिटरमाइन ही कौन करेगा, तो एनबीए करेगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये सेक्शन 21 में डायरेक्टली लिखा गया है। तो ये सेक्शन 2 है। और भी डिफरेंट चीज का डेफिनेशन है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार सेक्शन 2 को ग्लांस कर सकते हैं। किसी भी एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर ही उसका सेक्शन 2 होता है, जिसमें सब चीजें डिफाइन की जाती है। अब क्या है कि इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल पे एनबीए है, स्टेट लेवल पे एसबीबी है, और लोकल लेवल पे आपका बीएमसीज है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। अब एनबीए का मेन काम क्या होता है और एसबीबी का मेन काम क्या होता है कि लोग बाग या कोई कंपनीज आएंगे, उनके पास आएंगे कि हाँ, हमको फला फला बायोलॉजिकल रिसोर्स पे हमको यूज करना है या रिसर्च करना है। तो वो यूज या रिसर्च करने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। आप अगर एक नॉन इंडियन हो तो आपको परमिशन एनबीए से लेनी होगी, आप अगर इंडियन हो तो आपको परमिशन एसबीबी से लेनी पड़ेगी। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ। अब होता क्या है
कि अगर आप इंडियन इंडिविजुअल हो तो आप एसबीबी से परमिशन लोगे, आप एक फॉरेन इंडिविजुअल हो तो आप किससे परमिशन लोगे, एनबीए से परमिशन लोगे। आप अगर कोई एक फॉरेन कंपनी हो तो आप एनबीए से लोगे, आप अगर इंडियन कंपनी हो तो आप एसबीबी से लोगे। लेकिन इसमें एक स्किप क्लॉज है, एक एक्सेप्शन है कि लेट से आप अगर इंडियन कंपनी हो लेकिन आपकी हल्की सी भी शेयर होल्डिंग फॉरेन है तो भी आपको एनबीए से परमिशन लेना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप अमेजन अगर कुछ भी यूज करता है तो एक फॉरेन कंपनी है तो हाँ वो एनबीए से परमिशन लेगा। और अगर लेट से कोई ऐसी इंडियन कंपनी है जिसका 100% स्टेक होल्डर इंडियंस के पास ही है तो वो एसबीबी से परमिशन लेगा, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से। लेकिन लेट से रिलायंस का केस अब देखिए, वो एक इंडियन कंपनी है लेकिन उसमें कुछ शेयर होल्डिंग फॉरेन ओनर्स का भी है। अब अरामको वगैरह भी कुछ शेयर होल्डिंग रखता है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है जो। तो अब उनको जो है परमिशन लेना होगा ना तो वो एनबीए से लेना होगा, क्योंकि हल्की सी भी अगर शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स के पास है तो परमिशन एनबीए से लेना होता है। तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन 3 में पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ए बॉडी और कॉर्पोरेट नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया or incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has non-Indian participation in its share capital, वाले 1% भी अगर फॉरेन ओनरशिप है तो भी आपको परमिशन एनबीए से लेना होगा। अगर 100% इंडियन है तो परमिशन आप एसबीबी से लोगे। तो ये बट नेचुरल भी है, क्योंकि अब कोई फॉरेनर्स है वो अगर यहाँ पे परमिशन चाहते हैं तो एक बड़ी अथॉरिटी ही देगी, तो एनबीए देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 7 है, तो एसबीबी किस केस पे परमिशन देगी, वो जनरली इंडियंस अगर को यूज करना है कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, बायो सर्वे या बायो यूटिलाइजेशन के लिए किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को, तो एसबीबी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड परमिशन देगी। अब जैसे वैद, हकीम, ये सबको कुछ अगर यूज करना है इंडिजिनस मेडिसिन को तो इनकी परमिशन किसी से नहीं लेनी होती है, इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 एस्टैब्लिश करता है एनबीए को। ये सेक्शन एक्चुअली में पहले आना चाहिए लेकिन ड्राफ्टिंग में थोड़ी आप बोल दीजिए प्रॉब्लम हो कि जब किसी बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो सेक्शंस पहले आना चाहिए, लेकिन ये सेक्शन बाद में है लेकिन इसके पावर्स पहले सेक्शंस में दे दिए गए। तो ठीक है, बस आप सेक्शन 8 में ये आ गया। अब इसका जो हेड ऑफिस ये चेन्नई में है। अब जब लास्ट मैंने पढ़ा था चेन्नई में है, अब अगर हाल फिलहाल में अगर चेंज हुआ होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें टोटल 11 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन, 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स जो एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, तो 7 + 3 + 1 11। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया वो आपका हो गया सेक्शन 22। सेक्शन 20, अच्छा सेक्शन 22 से पहले सेक्शन 18 देख लेते हैं, ये एनबीए के फंक्शंस के बारे में। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है तो कौन करेगा, एनबीए करेगा। और एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी होती हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ एडवाइस देना है कि किस एरिया को आप सेलेक्ट करें तो उस केस में भी एडवाइस आप एनबीए दे सकता है स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को। और साथ में आप बायो पायरेसी का काफी केस सुनते होंगे कि कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन इंडिविजुअल जाके पेटेंट लेना चाहता है उस चीज पे, पेटेंट जो इंडिया का बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करके किया है या फिर इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस्ड है। तो हम लोग टीकेडीएल जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह बनाए थे उस पर तो मेंस पे भी ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, तो वो सब तो हमने बनाया ही है। और इनफैक्ट अगर लेट्स से किसी जर्मनी में किसी इंडिविजुअल को कुछ ऐसा पेटेंट दे दिया जो इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज पे था, तो अब एनबीए वो अथॉरिटी है इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिहाफ पे कुछ वैसा एक्शन लेगी जो फॉरेन में किसी इंडिविजुअल या कंपनी को कोई पेटेंट मिल गया तो उसको अपोज करने का काम जितना कुछ भी होगा वो एनबीए देखेगी। तो बायोपायरेसी को टैकल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी may on behalf of central government take any measures necessary to oppose the grant of intellectual property rights in any country outside of India on any biological resource obtained from India or knowledge associated with such biological resource which is derived from India। तो ये बायोपायरेसी से रिलेटेड 2019 में एक सवाल आया था। इनफैक्ट इवन 2015 में टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से सवाल आया था। अब बायोडायवर्सिटी की बात क्या है कि आपका मेंस के सिलेबस में देखेंगे ना तो जो आपका पेपर 3 है तो उसका जो नाम ही है पेपर का तो उसमें बायोडायवर्सिटी आता है। उसका नाम ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट करके एंड इंटरनल सिक्योरिटी नाम ही है, तो नाम ही बायोडायवर्सिटी आ रहा है आपका। तो वहां से बायोडायवर्सिटी अगर क्वेश्चन सेटर के दिमाग में आएगा तो वो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, तो उसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। या फिर इनफैक्ट एक्ट के बारे में पूछ ले जो ऑलरेडी 2018 में पूछा है, जिसको हल्का से मैं डिस्कस भी करूंगा। तो 2018 का वो एक्ट पूछ लिया
क्या क्या दिमाग में आ सकता है बायोडाइवर्सिटी में? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दिमाग में आ सकता है, या फिर इनफैक्ट ये एक्ट आ सकता है, एंड जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, या फिर अब इसका एक काम ही है कि बायोपायरेसी दिमाग में आ सकता है, तो टीकेडीएल पे सवाल आ गया। तो इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में सब कवर्ड है, टीकेडीएल भी कवर्ड है, आ चुका है, इस एक्ट पे भी सवाल आ चुका है। एनबीए के फंक्शंस आपको ठीक है दिमाग में होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रिगार्डिंग कि आप किस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिटरमाइन करें, और इनफैक्ट बायोपायरेसी को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 22। सेक्शन 22 स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को स्टैब्लिश करता है, और जिस भी स्टेट का वो बोर्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो झारखंड का होगा तो दैट बोर्ड विल बी कॉल्ड झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बिहार का होगा तो बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बस यहाँ पे नाम यहाँ पे दे दिया, लेकिन एक्चुअली में स्टेट का नाम, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी बोर्ड लगता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है देख लेते हैं, सेक्शन 27। सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड भी होता है, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड है वैसे एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड होगा, वैसे एक लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड होगा। अब आप जैसे एनबीए एसबीबी के पास किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करने के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, तो उस एप्लीकेशंस का कुछ फीस होता है, तो वो जमा करते करते तो कुछ तो फंड बनेगा, या फिर इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देगी इस एनबीए को, तो वो जो चीज जमा होती है दैट इज कॉल्ड नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। वैसे ही स्टेट में होगा तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड, लोकल लेवल पे जो बीएमसीज के पास होगा दैट विल बी कॉल्ड द लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। अब जो एनबीए का होता है, तो एनबीए का जो बजट जो ऑडिट करता है दैट इज कैग। तो अब तीनों लेवल का देख लेते हैं। तो एनबीए का कौन करेगा? कैग। आपका एसबीबी का कौन करेगा? तो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। और लोकल लेवल का वही करेगा जैसा जैसा अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट बताएगा। तो एनबीए का करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी करेगा। और इसको रिपोर्ट कहां पे ले डाउन करना होगा? पार्लियामेंट को। ये एनबीए की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसी तरह स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सेक्शन 32 के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। इसका ऑडिट कौन करेगा? तो करेगा अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, और इसकी जो रिपोर्ट्स ले डाउन होगी कहां पे होगी? दैट विल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 37 और 38, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ये प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि बोल देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। नहीं कर सकती है। विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज वेल एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अंडर दिस एक्ट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ in consultation with the local bodies। और उसके बाद रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का कैसा होगा, वो जो डिक्लेयर करती है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 37 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 देख लीजिएगा। दोनों काम जो करेंगे, डिक्लेयर करना और रूल्स बनाना, दोनों काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। कंसल्ट किसके साथ करेंगे? तो लोकल बॉडी के साथ। कब? जब डिक्लेयर करने में। रूल्स बनाने में किसके साथ करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स होनी चाहिए अक्रॉस द स्टेट्स। फिर थ्रेटनेड स्पीसीज को डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये प्रीलिम्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है सेक्शन 37 और 38 पे। 41 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बनाता है, तो ये लोकल लेवल पे बनता है। और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी यही बीएमसीज बनाती है। अब जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में जिक्र इस एक्ट में नहीं है, इसका जिक्र आपको कहां मिलेगा? तो इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए वहां पे आपको मिलेगा। अब इसका 41 का सब क्लॉज 3 एसेंस है पूरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का। सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन अगर बोलोगे, जो जिसके लिए ये नगोया प्रोटोकॉल था, जिसके लिए ये इनफैक्ट ये एक्ट बनाया गया, दैट इज सेक्शन 41 सब क्लॉज 3, जो सही में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है एट लोकल लेवल। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज में लेवाई चार्जेस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर accessing or collecting any biological resource for commercial purposes from areas falling within its territorial jurisdiction। किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को आप यूज करते हैं किसी भी टेरिटरी से, तो उस टेरिटरी के जो रेस्पेक्टिव जो बीएमसीज होगी वो कुछ चार्ज आप पे लेवाई कर सकती है। अब ये चार्ज लेवाई करेंगे तो बीएमसीज की कमाई होगी, तो इनफैक्ट वहां के लोकल्स की कमाई होगी। अब इनफैक्ट ये इंप्लीमेंट सही से हो नहीं पाता। अब इसका रीजन क्या है कि अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना है। अब स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन अभी हम देखेंगे वो इतना खराब है कि 3% अभी तक बीएमसीज अपने पीबीआर बना पाए। तो 3% बीएमसीज पीबीआर बनाए,
ई पीबीआर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे पीबीआर बनाना तो दूर की बात है, अब डिजिटल डिवाइड तो इतना ज्यादा है। उसके बाद जब पीबीआर बन जाएगा तो हमारे पास क्या बायोलॉजिकल रिसोर्स है तब जाके पता चलेगा, उसके बाद ही तो हम चार्ज लिवाई करेंगे। पहले आप चार्ज लिवाई किस केस के लिए करोगे कि आप बायोलॉजिकल रिसोर्स को कोई और यूज कर रहा है, तो बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या क्या है उसका लिस्ट तो बनाओगे, तो वो 3% बीएमसी ने बनाया है। ई पीबीआर बनाना तो दूर की बात, उसके बाद फिर जाके आप कुछ लेवाई कुछ चार्जेस लेवाई करोगे ना। अब चार्जेस लेवाई करने के लिए क्या है कि बीएमसीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जॉइंट बैंक अकाउंट वगैरह बनता है, तो वो तो बनाना दूर की बात है, पहले कम से कम पीबीआरसी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड होता है, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड होता है वैसे ही स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड होता है, वैसे ही लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड होता है, तीनों लेवल्स पे होता है। अब प्रीलिम्स से बोलते हैं कि नहीं नहीं वो केवल नेशनल स्टेट लेवल पे होता है, या केवल नेशनल लेवल पे होता है, या केवल लोकल लेवल पे होता है, तो गलत होगा, तीनों लेवल्स पे होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है 46 47 है, अब इनको ऑडिट कौन करेगा, बीएमसीज को, तो जैसा अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट बताएगा। और इसकी जो एनुअल रिपोर्ट ले डाउन किसके पास की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। अब 46 47 देख लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 58 है, कोई भी ऑफेंसेस इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो है दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट, और नॉन बेलेबल मतलब बेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही दे पाएगा, पुलिस नहीं दे पाएगी। उसके बाद सेक्शन 62 63 है। 62 63 क्या बताता है कि जो रूल्स बनाएगा वो कुछ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, 63 बोलता है कुछ केस में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। किस केस में सेंट्रल और स्टेट बनाएगा तो आप इस एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वो फैक्चुअल हो जाएगा बताना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों बना सकते हैं, दोनों का अपना एक रेस्पेक्टिव एरिया होगा जिसके तहत वो अपने रूल्स बनाएंगे। तो अब ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अच्छा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो वो गलत होगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने यहाँ पे इनफ कवर कर दिया है। और फिर अगर मेंस के एंगल से बात करते हैं, और इनफैक्ट जो सवाल पूछा गया था अगर तो 2018 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए बस केवल आप एक सेकंड रुकिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे इसमें नोट्स में मैंने क्या क्या डाला चाहिए, चैलेंजेस टू बायोडाइवर्सिटी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल के क्या क्या क्राइटेरिया है वो एक बार आप देख लीजिएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होता है रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन लास्ट 10 years 90% होना चाहिए, इंडेंजर्ड में 70% होना चाहिए, वल्नरेबल में 50% होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का होता है 50% इन द नेक्स्ट 10 years, इंडेंजर्ड का होता है 20% इन नेक्स्ट 20 years, वल्नरेबल का होता है 10% इन नेक्स्ट 100 years। और अगर लेस देन 50 इंडिविजुअल्स है किसी भी स्पीसीज का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेस देन 250 है मतलब बिटवीन 50 एंड 250 तो इंडेंजर्ड है, लेस देन 10,000 है तो वल्नरेबल है। अब ये डायरेक्टली आपको याद नहीं होना चाहिए, या याद है तो अति उत्तम है। अब आईएफएस वगैरह के इंटरव्यू में तो ठीक है, अगर पता है तो अति उत्तम है, और इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। ये रेड डेटा बुक की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आईजी टारगेट्स के बाद कॉप 15 का एक कुनमिंग इनिशिएटिव के तहत ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आ चुका है, तो मेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, सेंडाई फ्रेमवर्क, योकोहामा स्ट्रेटेजी, वो सब के बारे में पूछ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आईची टारगेट्स के बारे में हल्का सा और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में आपसे ना पूछिए, तो ठीक है उसको प्रिपेयर थोड़ा कर लीजिएगा। अब इतना भी डिटेल में नहीं कि एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, केवल इन्हीं पे नहीं पूछा जाएगा। एक 15 मार्क्स का सवाल होगा तो एक सब पार्ट आपका आईची टारगेट और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पे होगा, बाद बाकी चैलेंजेस टू बायोडाइवर्सिटी और इस एक्ट के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो बेसिक एक पन्ने में आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब इसका प्रोविजंस अगर मेंस के एंगल से बताए तो क्या क्या है, तो ये नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए, सीबीडी के नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए है। अब आपको यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ती है सेक्शन 3 और 7 के तहत, नॉन इंडियंस लेते हैं एनबीए से और इंडियंस लेते हैं एसबीबी से, और 3 लेयर स्ट्रक्चर एनबीए एसबीबी और बीएमसीज का। बीएमसी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 41(3) है, जिसके तहत जो बीएमसी चार्ज लिवाई कर सकती है अगर उनके टेरिटरी में, उनके जुरिस्डिक्शन में कोई भी बंदा बाहर का बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करता है। पीबीआर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जाएगा, जो ओनली 3% ऑफ द बीएमसीज ही बनाए, ईपीबीआर बनाना तो दूर की बात है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स वगैरह की बात कर सकते हो सेक्शन 37 के तहत, जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। फंड है एट ऑल द 3 लेवल्स। थ्रेटेनेड स्पीसीज कौन डिक्लेयर कर सकता है, सेंटर। उसके बाद आपका डेफिनेशन वगैरह भी काफी कम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है, पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल रिसोर्स का। ऑफेंसेस जो है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, तो ये सब प्रोविजंस है जो मेंस के एंगल पे आप एकदम ऑन फिंगर टिप्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मेजर इश्यूज क्या क्या है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या क्या लैकुनाज है इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, तो एक तो मैंने आपको बताया कि 3% ऑफ द बीएमसीज हैव मेड पीबीआर, और ईपीबीआर तो अभी तक 3% या 1% भी बीएमसीज ने नहीं बनाया है।
और बीएमसी अब पीबीआर बनेगा तब ना जाके बीएमसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जॉइंट बैंक अकाउंट होगा, जिसके तहत जो भी कुछ चार्ज लेवाई करना है तो वो चार्ज पैसा जो भी बाहर का बंदा बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसी जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो दूर की बात है, पहले तो हम पीबीआर बना लेते हैं। तो पीबीआर नहीं बना है, वो एक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब है क्या, जो थ्रेटेनेड स्पीसीज है उसको डिक्लेयर करो और फिर उसको प्रिजर्व करो। थ्रेटेनेड स्पीसीज हम बहुत कम डिक्लेयर किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी थ्रेटेनेड स्पीसीज डिक्लेयर की है, बहुत ही कम है। एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ही कम है। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अब डिक्लेयर करना स्टार्ट हुआ है, फिर भी बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए। तो जब तक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, आपका नेशनल पार्क्स है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, उसी तरह बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है। अब वहां पे शेड्यूल्स एनिमल होते हैं, यहाँ पे थ्रेटेनेड स्पीसीज है। तो ये दोनों चीजें डिक्लेयर ही बहुत कम हुई है, तो कहां से बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप कवर कर सकते हो। अब ये जो जीएस3 का सवाल था, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया एंड हाउ बीडी एक्ट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग फ्लोरा एंड फौना। तो बायोडाइवर्सिटी आप इस इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर सकते हो। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में बता सकते हो कि अच्छा, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसको आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे, तो सबसे पहले करोगे आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर लोगे, उसके बाद इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन फिर से लिखोगे, उसके बाद कहाँ कम मिलती है कहाँ ज्यादा मिलती है, और बेस्ट इसका वे होगा आपको वेरिएशंस इन बायोडाइवर्सिटी बताने का कि जो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, उन 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में आप मेंशन कर दो कि वहां पे क्या फ्लोरा फौना मिलती है। तो दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर फैक्ट्स दैट यू हैव। उसके बाद बीडी एक्ट और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखो, उसके बाद क्या इश्यूज है उसके बारे में लिखो, उसके बाद एंड में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। तो या बायोडाइवर्सिटी को मैंने डिफाइन कर दिया। उसके इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या लिख सकते हो, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, इट इज होम टू 7% ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भी प्रीलिम्स का आपका ज्ञान है, 53 टाइगर रिजर्व है, 33 एलिफेंट रिजर्व है, 106 नेशनल पार्क है, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 220 कम्युनिटी और 105 कंजर्वेशन रिजर्व है। उसके बाद आपका 4 हॉट स्पॉट्स है, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड। तो वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा मिलती है, क्यों? वहाँ पे ज्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी है। अब 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, तो वो जोन्स कौन कौन है, वहाँ पे क्या फ्लोरा फौना मिलती है, आप लिख सकते हो। वेजिटेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे एवरग्रीन मिलता है, कि सिवर एवरग्रीन मिलता है, कि डेसिडुअस मिलता है, मॉइस्ट डेसिडुअस मिलता है, कि ड्राई डेसिडुअस मिलता है, कि आपको स्वैम्प या मैंग्रोव्स मिलता है, कि आपको एल्पाइन फॉरेस्ट मिलता है। कहाँ क्या मिलता है आपको पता होगा। 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या है, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट और आइलैंड्स। तो आप विजिटेशन कर सकते हो। और वहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट फौना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिमालयाज में तो आपका स्नो लेपर्ड वगैरह हो जाएगा, डेजर्ट में क्या हो जाएगा आपको पता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सेमी एरिड में गुजरात में आपको गिर लायन, एशियन वाइल्ड एस मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट्स में आपको नीलगिरी का बहुत कुछ मिल जाएगा, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टिन, लाइन टेल्ड मैकैक। डेक्कन पेनिनसुला वगैरह में तो ठीक है इन जनरल, जो आप टाइगर, एलिफेंट ये सब पेल सकते हो। गैंजेटिक डॉल्फिन आपको गैंजेटिक प्लेन्स में मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन राइनोसेरस, हुलक गिबन, गोल्डन लंगूर। कोस्ट में आपको बर्ड्स लाइक गर्ल्स, सीगल्स, ब्राउन हेडेड सीगल, क्रोकोडाइल, ऑलिव ब्रेडलेट टर्टल्स वगैरह मिल जाएंगे। आइलैंड्स में आपको डुगोंग जैसे अंडमान निकोबार में मिलता है, जाइंट रॉबर क्रॉप वगैरह मिल जाएगा। बीडी एक्ट अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल को ये लीगल इफेक्ट देने के लिए था। इसका रोल क्या क्या है, तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में लिख देना। इसमें क्या क्या इशूज है तो आप बता सकते हो कि अच्छा 3% ऑफ द बीएमसीज हैव मेड पीवीआर, और ईपीवीआर बनाना तो दूर की बात है। और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स उतनी डिक्लेयर नहीं हुई है, थ्रेटेनेड स्पीसीज उतनी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो एक स्वीट से आप कंक्लूजन दे सकते हो। एनवायरमेंट का आपका मेंस का कोई भी सवाल है तो आप एसडीजी 13, 14, 15 कोड करके भी आप एंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज ऑल। तो यहाँ पे मैंने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया है। तो आपको अगर ये सारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, काफी मोटिवेशन मिलता है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, आई एम एंडिंग द वीडियो हियर।